ढूंढने जाएं तो आपको शायद किसी दौर में मिलती हो, लेकिन क्यों सामने नहीं आता? क्योंकि इनका लाडला उस तमाम इंक्वायरीज के ऊपर बिठाया गया। हमने नैब चेयरमैन को अपॉइंट किया था आइन के मुताबिक, लेकिन उस नैब चेयरमैन को जो खराब किया है वो किया है पीटीआई हुकूमत ने। और वो किस तरह किया है? अगर हम ये बात करते हैं तो इसलिए नहीं करते कि सिर्फ हम पे केसेस बने। हम तो चले कहते हैं हमारे ऊपर आपने गलत केसेस बनाए, हम तो कहते हैं कि हमारे साथ आपने ज्यादती की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी वही बात है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मेरे पास सिर्फ ये 2 या 3 इस वक्त अगर मैं उनके बयान देख लूं, जस्टिस बाकर ने कहा, जस्टिस बाकर कहते हैं alleged that bureau is flagrantly used for political engineering। अगर इसकी समझ नहीं है तो कहीं से तर्जुमा करवा लें। वो इनके जो वुज़रा रोज आके नैब का दिफा करते हैं और रोज नैब चेयरमैन के यहाँ पर कसीदे पढ़ रहे होते हैं। मुझे नहीं पता हुकूमत को नैब चेयरमैन के कसीदे जरूरत क्या है भाई, वो इंडिपेंडेंट इदारा अपना काम अगर कर वुज़रा, सबसे पहला सवाल पीटीआई हुकूमत से ये होना चाहिए। अब देखिए ये The Bureau seems reluctant in proceeding against people on one side of the political divide, even in respect of financial scams of massive proportion, while those on the other side are being arrested and incarcerated for months and years without providing any sufficient cause, even when law mandates investigations to be concluded expeditiously and trial to be concluded within 30 days. खुर्शीद शाह साहब को 2 बरस हो गए। खुर्शीद शाह साहब को 2 बरस हो गए, आज तक उन पर कोई चीज साबित नहीं हुई है। उनकी इज्जत दांव पे लगी है, उनका तमाम जिंदगी का सियासी तजुर्बा दांव पे लगा है। एक मोतबर, एक रिस्पेक्टेड आदमी को आप उठा के बंद कर देते हैं, लेकिन 2 बरसों में आप ये साबित नहीं कर पाए कि खुर्शीद शाह साहब के ऊपर कौन सा जुर्म साबित हुआ, कौन सा इल्जाम जो लगाया गया वो जुर्म में तब्दील हुआ। आज तक आप ये साबित नहीं कर सके। और इसी दौरान आप उनके बेटे को गिरफ्तार करते हैं, इसी दौरान आप उनकी फैमिली को अदालतों में घसीटते हैं। ये कौन सा सियासी इंतकाम है? ये किस किस्म का सियासी इंतकाम है? हमने आपकी बाजी की सिलाई मशीन तो नहीं लिया, ये तो आपको देना चाहिए था उन सिलाई मशीनों का हिसाब। फॉरेन फंडिंग का हिसाब पीटीआई को देना चाहिए था, लेकिन हिसाब देने के बजाय पीटीआई बार बार स्टे ऑर्डर लेती है जाकर कि इसका हमें नतीजा नहीं चाहिए। इसका डिसीजन जैसे ही आता है इनकी रूह कांपती है। जैसे ही हम जानते हैं, हमारे भी बातचीत होती है बाहर मुमालिक में, जो आप लोग चेक्स लेकर आए हैं, जिन जिन लोगों से आप लोगों ने चेक्स लिए हैं, सब पता है। और इसी मालूमात की बुनियाद पर आप लोगों के ऊपर सवाल उठे हैं। अगर आप इतने साफ और शफाफ हैं, अगर पीटीआई के पास कुछ छुपाने को नहीं है, जिस तरीके से अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज नथिंग टू हाइड, तो फिर आप छुप क्यों रहे हैं? इन स्टे ऑर्डर्स की जो पिटिशंस हैं ये क्यों डाल रहे हैं? क्यों आपको जाना पड़ता है बार बार दरख्वास्त लेके? इसको आप इन कैमरा रखें सारी प्रोसीडिंग को। क्यों आप ये दरख्वास्तें देते हैं कि डिसीशंस को रोक दिया जाए? आपने इस मुल्क के गरीब आवाम को रोने पर मजबूर कर दिया। आपने इस मुल्क के मजदूर तबके की चीखें निकाल दी हैं। आप जिस तरीके से लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, आप ये भूल गए हैं कि फिरौन का भी इख्तिताम हुआ था। आप ये भूल गए हैं कि किसी किस्म की फिरौनियत जो है वो, आपके वजीर आके कहते हैं इमरान खान बहुत बड़ा आदमी है, वो ये इन्फ्लेशन पे बात नहीं करता, इसकी उसको फिक्र नहीं है, वो बड़ी बड़ी बातें करता है। आपको शर्म आनी चाहिए जब आप ये बातें करते हैं। आपने इस मुल्क की आवाम के साथ जो सलूक किया है, दुश्मन के साथ ये सलूक नहीं करते हैं। और फिर आप कहते हैं आप ऑपोजिशन से बात नहीं करेंगे, आप दहशतगर्दों से बात करने को तैयार हैं। आप एपीएस में शहीद, जो जिन लोगों ने बच्चों को शहीद किया एपीएस में, उनके कातिलों से बात करने को तैयार है। अभी हालिया इंटरव्यू इमरान खान ने दिया एक इंटरनेशनल टेलीविजन को, और उसमें इमरान खान ने क्या कहा कि हम डायलॉग कर रहे हैं तालिबान के साथ, अपने बच्चों के कातिलों के साथ डायलॉग कर रहे हैं, अपने मासूम
लोगों के को शहीद करने वाले कातिलों के साथ डायलॉग कर रहे हैं। और डायलॉग आप कहते हैं कि अफगानिस्तान का जो इशू खड़ा हुआ और उसके बाद जो उनकी गवर्नमेंट, अब जो नए लोग आए हैं, उसके बाद आपने डायलॉग की बात की और उसी दौरान 100 से ज्यादा लोग आपके शहीद हुए। उन शहीदों का कौन हिसाब लेगा? हमारे लोग शहीद होते जाएं और आप कहें ये जंग हमारी नहीं है। ये जंग हमारी नहीं है तो ये किसकी जंग है? ये जो 70-80 हजार जाने हमने पहले दी, तो ये जंग हमारी नहीं थी। और जो अब यहां पर ये सारी सिचुएशन अफगानिस्तान की खड़ी हुई है, उसके बाद जो पाकिस्तान में मजीद शहादतें हुई हैं, वो किसकी जानें थी? और जब सवाल उनसे ये किया गया वजीर आजम से, जो कि हम ना सिर्फ हम कहते हैं सिलेक्टेड है, हमें यकीन है वो सिलेक्टेड है, जब उनसे ये सवाल किया गया कि आप उन लोगों से बात करेंगे जिन्होंने अभी भी अटैक्स करके आपके लोगों को, आपके सिविलियंस को, आपके फौजी जवानों को शहीद किया, तो जवाब सुनिए, इट वॉज जस्ट अ स्पेट ऑफ अटैक्स। इट वॉज जस्ट अ स्पेट ऑफ अटैक्स कहा गया। इंटरव्यू लेने वाला भी परेशान था। इंटरव्यू तो बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन इंटरव्यू लेने वाला बहुत ज्यादा परेशान था कि ये कैसा वजीर आजम है कि अपने मुल्क में होने वाली शहादतों पर फिक्र करने के बजाय या उनके कातिलों के हवाले से कोई कमेंट करने के बजाय कह रहा है कि हमने इनसे बातें शुरू कर दी हैं, हमारा इनसे डायलॉग चल रहा है। ये तो बस कुछ हमले हुए थे, एक सीरीज थी हमलों की। इन हमलों के अंदर आपके पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। वजीर आजम को यह पता होना चाहिए था। ये अलमिया हमारे साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये शख्स अवाम के वोटों से नहीं आया है। इस शख्स को अवाम की सपोर्ट नहीं है। जो चंद एक लोग गलती से इसको वोट कर गए, वो भी रो रहे हैं आज, वो भी परेशान हैं आज। अंदरूनी मामलात हमारे बद से बदतरीन हो रहे हैं। बैरूनी सतह पर हमारे जो है वो किसी मुल्क से ऐसे नहीं है जिन पर हम फख्र कर सकें। एक टेलीफोन कॉल का हमें इंतजार रहता है। आप अपने घर के मामलात सही करें, फिर किसी की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। आप अपने घर में लोगों से डायलॉग करने को तैयार नहीं है, लेकिन अपने बच्चों के कातिलों से बात करने को तैयार हैं, अपने शोहदा के कातिलों से बात करने को तैयार हैं, अपने सिविलियन, अपने फौजी जवानों के कातिलों से बात करने को तैयार हैं। आप ऑपोजिशन से बात करने को तैयार नहीं है। आपको शहबाज शरीफ बुरा लगता है, आपको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बुरे लगते हैं। क्यों? वो इस मुल्क, इस धरती के सपूत हैं और आपसे ज्यादा दर्द रखते हैं पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तानी कौम का। बिलावल भुट्टो जरदारी वो लीडर है जिसने इन दहशतगर्दों की आंख में आंख डालकर बयानात दिए हैं। वो डरा नहीं, वो घबराया नहीं। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा उस वक्त शहीद हुई जब पाकिस्तान दहशतगर्दी थी। हमारे सिविलियन जो इलाके हैं उन पर कब्जा हो चुका था। मोहतरमा ने पाकिस्तान का झंडा लहराने का अज़म किया था। उनको इन दहशतगर्दों ने निशाना बनाकर यह समझा कि वो पाकिस्तान को फतह कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मोहतरमा शहीद का मिशन उनके कारकुनान, उनके साथियों ने आगे बढ़ाया। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने हिम्मत नहीं हारी। हमने तब हिम्मत नहीं हारी थी जब हमने मोहतरमा शहीद की लाश उठाई थी। हम आज हिम्मत नहीं हारेंगे जब हमारे सामने कई हजारों पाकिस्तानियों की लाशें हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि उनको इंसाफ चाहिए। एपीएस के बच्चों को, उनके वालिदैन को आज भी इंसाफ चाहिए। और अगर आपका वजीर आजम ये बात करता है तो यकीनन दुख भी होता है, अफसोस भी आता है और गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है। नैब के हवाले से आप हमसे बात नहीं कर सकते, लेकिन आप तालिबान से बात कर सकते हैं। नैब के चेयरमैन की मुशावरत आप हमसे नहीं कर सकते, लेकिन आप तालिबान से मुशावरत और माफी तलाफी कर सकते हैं। और नैब के जो ऑर्डिनेंस का जो मुसव्वदा, जैसे मैंने कहा, हमें इल्म नहीं है कि कौन सा मुसव्वदा हकीकी मुसव्वदा है, लेकिन जो मुसव्वदे घूम रहे हैं उसमें एक बात तो है ना कि जी नैब के चेयरमैन को एक्सटेंशन दी जा रही है,
उनको 4 साल मजीद जो है वो इस कुर्सी पर टिका रहने की जो है वो कोशिश में ये हुकूमत जुटी हुई है। एक तो मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि आपके तवज्जुह से कि इदारे किसी शख्स के मोहताज नहीं होते। जो इदारे इंडिपेंडेंटली काम करते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है इंडिपेंडेंट रहना। किसी शख्स को जिस तरीक़े से ये एक चमक दिखा रहे हैं एक्सटेंशन की, उसको सबसे पहले ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। उसकी जो आज़ादी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। जब ये कानून लिखा गया, जिस स्पिरिट से ये कानून लिखा गया, उसके पीछे यही स्पिरिट थी कि जो शख्स इस पर बैठेगा, इस ओहदे के ऊपर फाइज होगा, यानी कि नैब के चेयरमैन के, तो उसको मुश्किल फ़ैसले करने हों, और ये मुश्किल फ़ैसले करने के लिए उसके पास 4 बरस होंगे। 4 बरस के बाद वो अपना काम कर देगा, अपनी कारकर्दगी दिखा देगा, और उसके बाद कोई और इस कुर्सी पर आएगा। तो यानी कि ये कुर्सी जो है किसी शख्स का वेट नहीं करती या उसकी मोहताज नहीं होती। इदारा इस कुर्सी से चलता है, लिहाजा इस कुर्सी को इंडिपेंडेंट होना है। पीटीआई ने इस कुर्सी को ना सिर्फ इसके इंडिपेंडेंस को छेड़ा है, इसको कंट्रोवर्शियल बनाया है। और अफसोस यह है कि नैब चेयरमैन ने भी अपनी कारकर्दगी से खुद को कंट्रोवर्शियल बनाया है, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रोसीडिंग्स में किया है, अपनी जजमेंट्स में किया है। ये सिर्फ अपोजिशन नहीं कह रही है। अगर आप देखें तो बुनियादी तौर पर जब ये शिक छेड़ी जाएगी 4 बरस वाली, तो वो जो पूरी एक कानून के बनाने के पीछे जो एक दानिशमंदी है या जो एक सोच है, उसको छेड़ा जाएगा। तो हम आज भी कहते हैं कि इस हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। हुकूमत कानून को एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए बदलने की जो कोशिश या मंसूबाबंदी कर रही है, वो आइन और कानून की रूह को मसख करने के मुतरादिफ है। हम आइन और कानून की किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ट्वीट की है, और उन्होंने भी ये लिखा है अपनी ट्वीट में कि एक्सटेंशन ऑफ नैब चेयरमैन्स टर्म इज नॉट ओनली इलीगल बट हैज मलिशियस इंटेंट। तो वो जो इंटेंट है वो काबिले एतराज है और वो मलिशियस इंटेंट है। Selected government wants to continue victimization of opposition while ensuring the PM, his family, government and cronies continue to be immune from accountability। तो ये जो बातें हम कह रहे हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं कि चेयरमैन नैब को इसलिए यह इतना प्यार किया जा रहा है, उनसे इतनी शफकत की जा रही है, इतनी मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि वो मुस्तकिल अपोजिशन अरकान को परसिक्यूट कर रहे हैं। मुसलसल अपोजिशन अरकान को सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। मुस्तकिल अपोजिशन से ही हिसाब मांग रहे हैं, जबकि पूरी वफाकी काबीना इस वक्त मुख्तलिफ नैब केसेस की जद में है, लेकिन उनको ना मिनिस्टर्स को ना मुशीरों को उनसे कोई सवाल नहीं किया जा रहा। नैब इस वक्त कंट्रोवर्शियल है नैब चेयरमैन की वजह से। नैब चेयरमैन ने अपनी कारकर्दगी से पूरी नैब को कंट्रोवर्शियल बना दिया है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि कानून को फॉलो किया जाए, जो कानून मौजूद है। कोई ऑर्डिनेंस काबिल कबूल नहीं होगा। ऑर्डिनेंस लीगल भी होगा, गैर आईनी भी होगा, गैर इखलाकी भी होगा, और हम किसी भी सूरत में इस ऑर्डिनेंस के आने को या इसकी प्रोमulgation को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अभी मुझे नहीं पता स्टेटस क्या है, क्योंकि इस कंफ्यूज गवर्नमेंट का कोई पता नहीं है। ये शोशे छोड़ते हैं, फिर कभी वो शोशा वापस लेते हैं, फिर वो कभी शोशा सामने लाते हैं। ये ऐसे अनाड़ी हैं जिन्होंने मुल्क को की हालत जो है वो बदहाल कर दी है। इनकी मैं जितनी भी इस कदम की मजम्मत करूं जो ये ऑर्डिनेंस के जरिए करना चाह रहे हैं, वो कम होगा।
आप तमाम साथियों से भी ये दरख्वास्त होगी कि मीडिया के साथ भी इन्होंने बहुत गलत हरकत की पीएमडीए की शक्ल में। ये तो शुक्र है कि आप लोगों के एहतजाज से, हमारे एहतजाज से तमाम जो स्टेक होल्डर सड़कों पर निकले, इनको इस फैसले को रोकना पड़ा, वरना ये एक ऐसा ऑर्डिनेंस मीडिया पर मुसल्लत कर रहे थे जिससे मीडिया की आज़ादी छीनी जा रही थी, जो पहले ही आपको मुयस्सर नहीं है। पहले ही आपकी स्पेसेस जो है वो कम है, पहले ही आपको घुटन महसूस हो रही है, लेकिन वो मजीद आपका गला घोंटने की तैयारी कर रहे थे। अब ये ऑर्डिनेंस ला रहे हैं ताकि ऑपोजिशन को मजीद दीवार से लगाया जाए। हमें अपनी परवाह नहीं है, हमें अपनी परवाह नहीं। हम पर जितने केसेस बने हैं और भी बनेंगे, इनसे कोई तवक्का नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब ने कुल मिलाकर 13 बरस से जायद की जेल काट ली है। बिलावल साहब पर भी केस बनाया जब वो 1 बरस के थे, जब उनके इल्म में भी नहीं था, ना शऊर में ना लाशऊर में उन्हें पता था कि क्या हो रहा है। तो 1 बरस के जब वो थे उस वक्त से उनके ऊपर केसेस हैं। उन्होंने अपनी वालिदा के साथ मुख्तलिफ अदालतें देखी हैं, वो उन्होंने अपनी जेल पर काटे हैं। तो इसलिए उनकी तरफ तो ये सारी लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है, इससे ऑपोजिशन का कोई फायदा नहीं है, ऑपोजिशन को कोई रिलीफ नहीं है। ऑपोजिशन को तो छोड़ दें जी, आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं है। आम आदमी के लिए इस ऑर्डिनेंस के अंदर तो किसी भी तरीके से आम आदमी को रिलीफ नहीं है इस ऑर्डिनेंस में। हाँ, रिलीफ जिनको है वो है मिनिस्टर्स और उनके फैसले, क्योंकि जो मुसव्विदा मैंने देखा है जो आपके पास शायद हो, इसके अगर आप देखेंगे कि क्लॉज 1-2 के अंदर एक सब क्लॉज 2 है, उसके अंदर जो एक ए नहीं बल्कि हाँ ए को भी अगर आप देख लें, ए भी और बी भी आप देख लें, तो रिलीफ सिर्फ हुकूमत को है, इनके वुज़रा को रिलीफ है। इसमें आपका अद्वियात वाला भी बच जाएगा, पेट्रोल वाला भी बच जाएगा, रावलपिंडी रिंग रोड वाला भी बच जाएगा, पिशावर बीआरटी वाला भी बच जाएगा, आपका वो मार्क्स वाला तो रिजाइन कर गया है, लेकिन होता तो भी वो बच ही जाता। तो इस तरीके से कहने का मकसद, ये आपको समझाने का मकसद ये है कि हुकूमत सिर्फ अपने लोगों को बचा रही है, और वीट वाला भी बच जाएगा। आपका ये जो पीएनसी का जो जहाज है, पीएनएस का जहाज, हाँ ये पीएनएससी का जहाज, ये भी बहुत बड़ा स्कैंडल है। यह भी बंदा बचा रहे हैं, असल में ये बंदे बचा रहे हैं अपने। इस नैब ऑर्डिनेंस के जरिए ये अपने बंदे बचा रहे हैं। इस नैब ऑर्डिनेंस के मुसव्वदे के अंदर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को भी जबरदस्ती डाला है, उनको कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। तो जो मोटी मोटी बातें आपसे करनी थी वो ये थी कि ये जो नैब ऑर्डिनेंस जिसका मुसव्वदा या मुसव्वदे गर्दिश कर रहे हैं, उनमें सब में एक चीज़ तो कॉमन है कि जी नैब के चेयरमैन को एक्सटेंशन दी जा रही है, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्तरद करती है, बिकॉज ये आइन और कानून की रूह के खिलाफ है। दूसरी चीज़ ये है कि ये अपने वुज़रा और अपने मुशीरों को रिलीफ दे रहे हैं, ये टैक्स इवेजन करने वाले लोगों को भी रिलीफ दे रहे हैं, क्योंकि अभी हालिया जो पैनामा के बाद पेंडोरा पेपर्स आए हैं, उस पेंडोरा पेपर्स में अक्सरियत उन लोगों की है जिनका ताल्लुक खान से है और इमरान खान की काबीना से है। तो इन तमाम लोगों को मज़ीद रिलीफ देने के लिए इस ऑर्डिनेंस में प्रोविज़न मौजूद है। एक तो ये है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इसमें जो है वो ड्रैग किया जा रहा है, उनको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। तो सीधा सीधा ये एनआरओ है इनके लोगों के लिए, ये नैब ऑर्डिनेंस जिस शक्ल में हम देख रहे हैं, हम इस एनआरओ को मुस्तरद करते हैं। हम बुनियादी तौर पर ये समझते हैं कि एहतसाब हो
तो सबका हो, बराबर हो। सिर्फ मेरा या मेरी जमात का एहतसाब इसलिए ना हो कि मैं ऑपोजिशन में हूँ, सिर्फ एक आम आदमी का एहतसाब इसलिए ना हो कि पहुँच बहुत कई लोग, 1 दर्जन से ज़ायद लोग नैब के जो रवैया है और उनके जो झूठे केसेस बनाने का सिलसिला है उसकी वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली है। किसी ने जहर खा लिया, किसी ने फांसी अपने आप को चढ़ा दिया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, और कुछ लोग जो नैब की कस्टडी में हैं इस वक्त, उनके साथ इंसानी हुकूक की वायलेशन हो रही है और उसकी भी एक लंबी फहरिस्त है। लिहाजा नैब जो है वो कोई सेक्रेड होली काव नहीं है, इसकी भी एहतसाब हो सकता है। इस इदारे में काम करने वाले लोगों की तनख्वाहों का भी हिसाब हो सकता है, उनकी मराद का भी हिसाब हो सकता है। और जिस तरीके से इन्होंने आम पाकिस्तानियों को एहतसाब के नाम पर कस्टडी में रखकर उनके साथ ज्यादती की है, गैर इंसानी सलूक किया है, उसका भी एहतसाब और हिसाब हो सकता है और होना चाहिए। ये उस वक्त होगा जब ये इदारा इंडिपेंडेंट होगा। अगर ये इदारा इसी तरीके से हुकूमत की डिक्टेशन पे काम करता रहा, हुकूमत को खुश करता रहा, अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऑपोजिशन के ऊपर झूठे केसेस बनाकर उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाता रहा, तो ये इदारा अपना काम नहीं कर सकेगा। लिहाजा हम एक बार फिर उस हुकूमत को ये बावर करा देना चाहते हैं कि अगर आपने नैब ऑर्डिनेंस की सूरत में मौजूदा कंट्रोवर्शियल नैब चेयरमैन को एक्सटेंशन की बात की या उसका जिक्र किया या उस ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट किया, तो हम सख्त मुखालफत करेंगे। हम पार्लियामेंट के अंदर उसकी मुखालफत करेंगे, हम पार्लियामेंट के बाहर उसकी मुखालफत करेंगे। हम कोई फोरम नहीं छोड़ेंगे आपके इस गैर आइनी, गैर कानूनी इकदाम को मुस्तरद करने के हवाले से। बहुत शुक्रिया। ये जो गुजरा बचाओ मुहिम पर निकले हुए सदर साहब तो पाकिस्तान की एक अलामत होते हैं। ये इतने नीचे आ गए हैं कि गुजरा बचाओ मुहिम के जरिए पार्लियामेंट के होते हुए आर्टिकल्स ला रहे हैं। ये पार्लियामेंट को हिम्मत ही नहीं देना चाहते। देखिए, बात ये होती है कि अब एक लफ्ज होता है बुद्धू। ये बुद्धू से भी कोई ऊपर है, ये है जोकर जी। ये जोकर है और वजीर आजम जो है वो भी जोकरों वाली हरकतें करता है, क्योंकि जब वो जोकरों वाली हरकतें करता है तो कुछ बातों पे तो हंसी आती है। जैसे वो कहता है कि रात को पौधों में से वो ऑक्सीजन निकलता है, हालांकि रात को ऑक्सीजन नहीं निकलता पौधों में से। फिर वो जब कहता है कि जर्मनी और जापान का बॉर्डर एक है, तो वो बॉर्डर एक नहीं है। जब वो कहता है कि साल में 12 सीजन होते हैं, तो साल में 12 सीजन नहीं होते, तो हंसी आती है। लेकिन उस वक्त हंसी नहीं आती इन जोकरों के बातों पर जब मुल्क की बात आती है, जब मुल्क की सिक्योरिटी की बात आती है, जब दहशत गर्दों की बात आती है, जब मुल्क की मईशत की बात आती है, जब एक आम आदमी जो फटी जेब के साथ सौदा लेने निकलता है तो उसके आंसू निकल रहे होते हैं, तब इनकी बातों पर हंसी नहीं आती हमें। तब इनकी बातों पर हमें सख्त गुस्सा, शदीद गुस्सा आता है। और ये जो सदर इनके हैं, जो अब एहतराम तो मैं कुर्सी का करती हूँ, और आरिफ अलवी साहब MNA भी रहे थे अपोजिशन में, उस वक्त तो वो बड़ी बातें करते थे उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती थी तो ये कहते थे कि हुक्मरान चोर है, ऊपर बैठा चोरी कर रहा है, इसलिए पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। डॉलर की जब 1 रुपया 1 पैसा बढ़ता था तो वो कहते थे कि ये चोर अपने खजाने भर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े बयान करते थे, और ये सारे बयानात आरिफ अलवी साहब बतौर मेंबर कौमी असम्बली ये वहाँ रिपीट किया करते थे। तो आरिफ अलवी साहब आज सदर हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये कुर्सी का फॉल्ट है या PTI का जो जोकर ट्रेंड है वो ऐवान सदर तक पहुंच गया है, क्योंकि ये मजाक अब मजाक नहीं रहे हमारे लिए। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन चुकी है। सदर का जो दफ्तर है, वो ऑर्डिनेंस पढ़ तो लिया करें जिनको साइन कर, शायद साइन के लिए भी वो जो है वो पूरी
तैयारी नहीं होती उनको साइन करने की और उनसे साइन करा लिए जाते हैं। तो मैं थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट तो दूंगी उनको, लेकिन उनको एहसास करना चाहिए कि अब वो MNA नहीं रहे, अब वो पाकिस्तान के सदर हैं, पाकिस्तान के आइन में उनका एक रोल है, उनको वो रोल अदा करना चाहिए, ना कि उनको किसी का जो है वो मुंशी बनकर काम करना चाहिए। मुझे बताएं कि जब अपोजिशन मुंतशिर होगी तो हुकूमत तो इस तरह के फैसले और इस तरह के ऑर्डिनेंस तो लाएगी, आपके ऊपर मुसल्लत करेगी। आप लोगों के पास क्या इसका इलाज है, किस तरह करेंगे? कोई बिल करेंगे? नून लीग ने जैसे अदालत में चैलेंज करने की बात की है, तो पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? क्योंकि पीपल्स पार्टी की खामोशी से ताबीर किया जा रहा है नाकदीन की तरफ से। देखिए, बात यह है कि ये बात तो ठीक है कि अपोजिशन के अंदर डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो डिफरेंसेस जो थे वो मुतवक्का थे, कुछ हद तक मुतवक्का थे, क्योंकि मुख्तलिफ जमातें जिनकी मुख्तलिफ सोच है, मुख्तलिफ नज़रियात हैं, मुख्तलिफ तजुर्बात हैं, आपसी तजुर्बात भी बहुत तल्ख रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इस नाअहल नालायक अवाम दुश्मन हुकूमत के ख़िलाफ़ हम खड़े हुए, इकट्ठा हुए, और अफसोस हुआ हमें जब कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई। हमने पूरी कोशिश की कि ये पेचीदगियाँ कम हों, ये रंजिशें कम हों, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही कह लें, हम तो इसे मिसअंडरस्टैंडिंग ही समझेंगे आज भी, ये कम हो। लेकिन जब ये चीज़ें नहीं हो सकी तो भी हमने जो पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन का एक रोल था उसको हमने अफेक्ट नहीं होने दिया। वहाँ शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन के लीडर हैं, शहबाज शरीफ साहब जो जॉइंट अपोजिशन है उसको हेड करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता बजट के अंदर भी शहबाज शरीफ साहब को ये पेशकश की है बड़ी खुले दिल से कि शहबाज शरीफ साहब आप स्ट्रैटेजी बनाएं इनके बजट को डिफीट करने के लिए, मेरे तमाम अरकान आपके साथ होंगे। तो मेरा ख्याल है कि किसी भी जमात के हेड के लिए इतनी बड़ी कमिटमेंट अपोजिशन के लीडर को देना ये बहुत बड़ी बात होती है। और आज भी हम तहे दिल से ये चाहते हैं कि अपोजिशन जो है वो एक मजबूत जॉइंट स्ट्रैटेजी बनाए, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, और हम यकीन रखते हैं कि हमारी जिस जॉइंट स्ट्रैटेजी के ज़रिए वोट्स या नंबर्स ना होने के बावजूद जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब सेनेट में इलेक्ट हो सकते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है इस पार्लियामेंट के अंदर। दूसरी बात, आपने कहा कि हम क्या करेंगे। देखिए जी, इस वक्त जो पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन है उसने मिलकर रिक्विजिशन जमा कराई है सेशन की, और ये रिक्विजिशन सेशन जो है वो एक ही एजेंडा आइटम के ऊपर है, वो 1 पॉइंट एजेंडा है नैब के चेयरमैन के हवाले से। तो ये तो हमारी वहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन चल रही है, लेकिन इस कोऑर्डिनेशन को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, और इसके हम भी ख्वाहा हैं, पाकिस्तान की अवाम भी ख्वाहा है, पाकिस्तान की अवाम चाहती है कि अपोजिशन इकट्ठी होकर इस नाअहल नालायक हुकूमत को घर भेजे। अच्छा मीडियम, ये बताइए कि पेंडोरा लीक्स में जो नाम आए हैं लेकिन वज़ीर आज़म उससे बाहर है, अभी तक उसको आप सादिक और अमीन समझती हैं, बाकी वज़रा के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, वज़ीर आज़म को तो सादिक और अमीन हम वैसे ही नहीं समझते, बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर, ये पेंडोरा पेपर्स का हवाले के अलावा उनके ऊपर तो इंटरनेशनल सतह पर एक केस कन्विक्शन का आ चुका है, इसीलिए वो अमेरिका नहीं जाते। कैलिफोर्निया की कोर्ट का एक जजमेंट है, वो कन्विक्टेड है उसके अंदर। ये बार बार जो है पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब का, तो इनको तो रात को नींद नहीं आती तो जरदारी साहब का नाम याद आता है, इनको खाना हजम नहीं होता तो इनको जरदारी साहब का नाम याद आता है, लेकिन जरदारी साहब का कोई कन्विक्शन नहीं है। मतलब आप इल्ज़ाम तो 100 लगा सकते हैं, मैं आप पे 100 इल्ज़ाम लगा सकती हूँ, इल्ज़ाम साबित होना होता है। तो इमरान खान के ऊपर तो कैलिफोर्निया की कोर्ट ने जो मुकदमा चलाया उसमें वो कन्विक्ट हुए, और यही वजह है कि वो अमेरिका नहीं जा सके। अब स्पेशल परमिशन लेके वो शायद एक विजिट कर चुके हैं अमेरिका का बहैसियत वज़ीर आज़म। अब जब वो इस कुर्सी से उतरेंगे तो शायद वो स्पेशल परमिशन भी नहीं मिलेगा उनको। तो बात सिर्फ कहने की है कि सादिक अमीन की बहस में मैं नहीं पढ़ती, हम किसी को ये तमगे नहीं देते कि कौन सादिक है और कौन अमीन है या कौन गद्दार है फॉर दैट मैटर। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप पाकिस्तानी कौम के मुजरिम हैं इस वक्त, क्योंकि आपने पाकिस्तानियों के साथ जो वादे किए थे, आपने वो वादे तो पूरे नहीं किए, बल्कि आप उल्टी डायरेक्शन में चल पड़े। आपके दौर में लोगों को नौकरियों से निकाला गया, आपके दौर में महंगाई जो है वो उरूज पर चली गई। आज ज़रूरत की जो अशिया
जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है वो लोगों की पहुंच से दूर चली गई है। आज अद्वियात की कीमतें आसमान को छू रही हैं। आज पेट्रोल की कीमत जो है वो तारीख में कभी इतनी नहीं हुई। 126 दिन का धरना देने वाली पीटीआई ने अपने धरने के दिनों से ज़्यादा पेट्रोल की पर लीटर कीमत बढ़ा दी है। आज 127.30 या 50 पेट्रोल मिल रहा है। तो ये हालत है इस पीटीआई गवर्नमेंट की नाअहली की। अच्छा, हुकूमत कहती है कि ये तो हमें तौसीह नहीं दी, बल्कि वो अब इस वक्त एक्टिंग चेयरमैन है। तो एक्टिंग चेयरमैन कानून और आइन के मुताबिक किस तरह से होगा? इसकी क्या तायात एक्टिंग चेयरमैन रहेंगे या कोई मुद्दा? कोई एक्टिंग चेयरमैन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। एक प्रोविजन है नैब के लॉ के अंदर कि अगर उसका टर्म ख़त्म हो जाता है तो जो उनका नंबर 2 है वो उस वक्त तक एक्टिंग रह सकता है, लेकिन ये चेयरमैन एक्टिंग नहीं रह सकता। कानून में कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, अगर वो भी चला गया तो फिर तो खाली है ना, फिर तो मैदान पूरा खाली है। तो सिचुएशन मैं आपको लीगल सिचुएशन बता दूं, लॉ के अंदर कहीं नहीं लिखा कि ये चेयरमैन एक्टिंग चेयरमैन हो सकते हैं या ये चेयरमैन एक दिन भी ज़्यादा अपनी मुद्दत से रह सकते हैं। उसमें लिखा है नॉन एक्सटेंडेबल टर्म ऑफ 4 years, सिंपल इंग्लिश। तो ये रोज जो आके बैठते हैं ना यहाँ पर एक्सपर्ट्स, वो आपको पहले लॉ भी पढ़ के सुनाए, क्योंकि मैं किसी से बात करी थी तो कई लोगों को ये भी नहीं पता कि उसमें नॉन एक्सटेंडेबल के वर्ड्स लिखे हुए। नॉन एक्सटेंडेबल लिखा है कानून के अंदर। तो नॉन एक्सटेंडेबल जब लिखा है यानी कि आप इस टर्म को एक दिन भी एक दिन क्या 1 मिनट नहीं एक्सटेंड कर सकते। मैं तो उम्मीद करती हूँ कि अगर कोई बाउसूल आदमी हो वो खुद ही कुर्सी छोड़ के चला जाएगा, उसके ऊपर इतनी बहस ही नहीं होगी। लेकिन फिर उसूलों का फुकदान है मेरा ख्याल है। भाई आपका आखिरी सवाल। देखिए, आदमशुमारी के हवाले से बड़ा क्लियर स्टैंड है हमारा, पार्टी का स्टैंड है, गवर्नमेंट का स्टैंड है। हमने एक दरख्वास्त दी हुई है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, वो दरख्वास्त जो है वो गई हुई है वफाकी हुकूमत के पास पार्लियामेंट के अंदर। स्पीकर साहब को इस वक्त आइन के मुताबिक सेशन बुलाना है सेंसिस के ऊपर, जिसके हवाले से चीफ मिनिस्टर सिंध ने उन्हें खत लिखा है। लेकिन इस वक्त पार्लियामेंट जो है अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रही और ये भी आइन की खिलाफ वर्जी है। गंज थी ना, गंज थी।